प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 10 जो कि 25 अगस्त के लिए उसको पढ़ेंगे। छात्रों, इससे 4-5 जो वर्कशीट पिछली आ रही हैं उसमें हम व्यापार से साम्राज्य तक कैसे अंग्रेज आए, व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने धीरे धीरे युद्ध करके अपनी नीतियों से और अपने प्रशासनिक सुधारों से भारतीयों पर और भारत के जो राजा महाराजा थे उनको जीत कर यहाँ पर कब्जा जमा लिया और 200 साल तक शासन किया। तो व्यापार से साम्राज्य तक, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। अब इसका ये अंतिम पार्ट है, आज आखिरी है। इसको हम पढ़ेंगे कंपनी की फौज। तो क्या हुआ कि पहले व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन जैसे जैसे आपको कंपनी को क्या हुआ कि उसने राज्य जीतते गए, उसे फौज की ज़रूरत हुई। तो उसने क्या किया, अपनी फौज में लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को भी भर्ती करना शुरू किया। और आपको पता है उस समय भारत में जाति प्रथा और धर्म और ये सब पाबंदियां बहुत, परंपरावादी समाज था, बहुत कठोर थी। तो वह कभी कभी क्या करते थे कि जब सिपाही या अपने लिए सैनिक ढूंढते थे तो अक्सर जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको नहीं, वो नीची जाति के लोगों को ले लेते थे। यानी वो जाति का और समुदाय का, धर्म का वो भेदभाव नहीं करते थे कभी कभी। इस कारण से जो नीची जाति के लोग होते थे अक्सर वो भी जाके उसमें भर्ती हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में जो छोटी जातियाँ होती थी उनको समाज में उतना अच्छा स्थान नहीं मिलता था, उनके पास रोजगार नहीं, वो बेगारी करते थे या कहीं मजदूरी करते थे। कंपनी में नौकरी करने के लिए लोग क्यों जाते थे? क्योंकि 2-3 था, क्योंकि कंपनी के साथ उनको नियमित वेतन मिलता था, प्रशिक्षण मिलता था, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो जाती थी, हैं, परिवार का सम्मान भी बढ़ जाता था। तो ये 4-5 चीज़ें थी, इस कारण से लोग कंपनी में भर्ती होना चाहते थे। और ज़्यादातर कई बार आप देखेंगे कि कंपनी में क्या होता था कि आप जब 1857 का विद्रोह देखेंगे उसके में देखेंगे कि जो ब्राह्मण हैं, जो मुस्लिम भी है, उसमें नीची जाति का भी है, तो उन सब में भी आपस में भेदभाव होता था। वो उसकी छोड़ी हुई रोटी नहीं खाते थे, उसके बर्तन में खाना नहीं खाते थे। लेकिन अंग्रेज नीची जाति के, कम जाति के, दूसरे धर्म के लोगों को भी रख लेते थे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ऐसे लोग, भक्त टाइप के, स्वामी भक्त सैनिक चाहिए थे जो उनके लिए जी जान दे सकें और उनकी सेवा कर सकें, उनके लिए लड़ाई कर सकें और रक्षा कर सकें। अंग्रेज अपनी सेना के जो सिपाही को क्या बोलते थे? सिपाही आर्मी बोलते थे। क्या? सिपाही आर्मी। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब देखिए, जब अंग्रेज आए उससे पहले मुगल सेना थी। तो मुगल सेना में क्या था? घुड़सवार और पैदल सेना होती थी। घुड़सवार को तलवार चलाना, तीरंदाजी, और पैदल सेना को तीरंदाजी और भाले चलाना, इन्हीं सब के प्रशिक्षण दिया जाता था। ब्रिटिश सेना के सिपाही मास्केट यानी पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक लेके चलते थे। मास्केट उसे बोलते थे। मास्केट क्या था? पैदल सैनिक जो भारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके चलते थे, वह था। और मैचलॉक यानी बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। यानी आप बंदूक क्या होता था, मैचलॉक में क्या होता था, वहाँ पे बारूद होती थी, माचिस से उसको चिंगारी देते थे और वो ब्लास्ट करके दाग देते थे, गोले दागते थे। तो जो ब्रिटिश सैनिक थे इन दोनों चीज़ों से लैस होते थे। इनको कड़ा प्रशिक्षण होता था, इनको अनुशासन मिलता था, इनको नियमित वेतन मिलता था। अब यही कारण है कि मुगल सेना से ब्रिटिश सेना उस समय बेहतर थी। भारत में जितने भी राजे थे, महाराजा थे, वो सैनिकों के सुधार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और इसी कारण से ब्रिटिश रणनीति में अच्छे थे, उनके पास बंदूकें थी, गोला बारूद थे, वह जीतते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल फौज में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि मुख्य रूप से सवार यानी प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। अधिकतर पैदल सेना होती थी। सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम, सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक होते थे। तीरंदाजी और तलवारबाजी में ये निपुण होते थे या बंदूक चलाते थे। अब देख लीजिए, बंदूक की गोली दूर तक जाती थी, एक बार लग गया तो लोग डरते थे कि तुरंत मर जाएंगे। तो इससे क्या होता था कि उस समय लोग, अगर बंदूक चल गई, गोला बारूद आ गया, तो सैनिक लोग डर के भाग जाते थे। विशाल पेशेवर प्रशिक्षण सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक होते थे।
सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षण होता था। अब देखिए, मुगल सेना में कोई इस तरह की सेना नहीं होती थी, यानी युद्ध हुआ तो हुआ, नहीं तो अपना घर चले गए, खेती किसानी कर रहे हैं, जब फिर युद्ध हुआ तो आ गए। लेकिन मुगल जो यूरोपीय थे, ब्रिटिश थे, वो क्या करते थे, सैनिक रखते थे। जैसे अभी के जो पुलिस या सेना है, उनको प्रशिक्षण लगातार दिया जाता है, उनसे ट्रेनिंग ली जाती है, उनसे काम करवाया जाता है, उनको अनुशासन में रहना होता है, समझे कि नहीं। तो यह सब चीज़ें रहने से क्या होता है, वह काफ़ी बेहतर रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बहुत जो कम प्रशिक्षित होते हैं मुग़ल सेना के जैसे लोगों की तरह, उन पर बेहतर जीत हासिल कर लेते थे। ये अंतर था मुग़ल सेना और ब्रिटिश सेना। अब अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि इनको पता है जाति समुदाय की अगर एक ही जाति के लोगों को रखेंगे तो आपस में गुटबाजी कर लेंगे, अनुशासन नहीं रहेगा, और जो दूसरी जाति के लोग रहेंगे वह ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, इनमें एकता नहीं बन पाएगी तो ये हमारे लिए काम करेंगे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, 1857 के विद्रोह में स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कैसे अपनी पहचान के लिए ही सिपाहियों ने 1857 में विद्रोह किया। जैसे मंगल पांडे थे, और जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, कि चर्बी लगी कारतूस आ रही है, एक में सूअर का मांस है, एक में गाय की चर्बी है, तो ये सबसे क्या हुआ कि वो लोग भड़क गए। छोटी जाति नीची जात के लोग भी अपनी अस्मिता को लेकर के जाग उठे, तो इस कारण से 1857 का जो विद्रोह हुआ। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। अब देखिए, इस पाठ को जब पूरा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी की तरह हुई थी और धीरे धीरे एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई, और जब भाप का इंजन आया, भाप की तकनीक ही आई, तो यूरोप में औद्योगिकरण ब्रिटेन में और तेज़ बढ़ा, तो वहाँ के माल भारत में आने लगे, ट्रेन का आविष्कार हुआ, भारत में ट्रेन चल गई, तो यह प्रक्रिया उपनिवेश बनाने की और लोगों का शोषण करने की प्रक्रिया और तेज अंग्रेजों ने। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, अब केवल 3 हफ्ते में जहाज़ की यात्रा भारत में पहुंचा जा सकता था। देखिए, जब पहले हाथ से लगे हुए जहाज़ से लोग आते थे तो 6 से 8 महीना लगता था पहुँचने में। तो मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, ब्रिटेन से सैनिक लाने हैं तो आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब क्योंकि इंजन आ गया भाप पे, अब तकनीकी बढ़ गई, तो 3 हफ्ते में जहाज़ आ गया। यानी युद्ध चल रहा है और जहाज़ अब बड़े बड़े हो गए, ज़्यादा माल आ जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार के भारत जैसे दूर देश आने लगे। जब होने लगा तो अंग्रेज सैनिक, उनके परिवार भारत आने लगे। 57 में एक भारतीय उपमहाद्वीप के 73% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 में भारत के 63% भूभाग पर और 78% की आबादी पर सीधा, यानी सीधा यह यहाँ पे शासन करते थे। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। अप्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब, वहाँ पे कोई राजा था, वह इनके अधीन था, इन्होंने कह दिया था कि आप हमें कर दोगे, नजराना दोगे, आप अपना शासन करो और हमारे हिसाब से काम करोगे, हमारी सेना रखोगे, या वहाँ पे इन्होंने कोई छोटे से सरदार सूबेदार रख दिया। इस तरह से पूरे भारत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। सरकार व्यापारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, और सरकार ने पूरे व्यापार, यानी उस समय भारत का जो पूरा व्यापार था वह उस समय ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1857 के बाद शासन ब्रिटिश संसद के पास चला गया, तो ब्रिटेन की सरकार ने पूरे भारत पर व्यापार को अपने कब्जे में ले लिया था। छात्रों, अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसको आपने समझ लिया। प्रश्न है, मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फ़ौज में 2 अंतर आपको लिखना है। ऊपर 4-5 अंतर दिए गए हैं, वहाँ से देख के आप लिख लीजिए। जैसे इनका नियमित प्रशिक्षण होता था, मुग़ल फ़ौज का नहीं होता था। यहाँ पे बंदूक से लैस होते थे, वहाँ पे तलवार और तीरंदाजी से लैस होते थे। इस तरह से अंतर, और भी अंतर है वह
लिख लीजिए। दूसरा है भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? तो भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी पे इसलिए काम करती थी क्योंकि वहाँ पे उनको नियमित वेतन मिलता था, भोजन मिलता था, क्योंकि भारत में उसमें बहुत गरीबी थी, लोग अकाल में मर जाते थे। जो कंपनी में होगा उसे वेतन मिलेगा, घर भेज देगा, यानी परिवार चल जाएगा, इस कारण से। और वहाँ पे उनको सम्मान मिलता था। इन लालच में लोग वहाँ पे जाके कंपनी के लिए भर्ती होते थे। मास्केट और मैचलाक क्या होते हैं? मास्केट एक बड़ी बंदूक होती थी और मैचलाक बारूद जिसमें माचिस की चिंगारी से उसको दागा जाता था। तो मैचलाक और मास्केट के बारे में यहाँ से आप उठा के लिख सकते हैं और इसे लिख के आप अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।